ये चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 13 का ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। इससे पहले हमने आपको सभी पॉइंट सॉल्व करवा दिए, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो लास्ट पॉइंट है ये, और इस पॉइंट का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन है। जैसे कि पीछे हम बता चुके हैं कि इसका जो प्रायोगिक प्रदर्शन है वो हॉलवास, लेनार्ड एवं मिलिकन ने किया था। हॉलवास, लेनार्ड एवं मिलिकन का प्रयोग कर सकते हैं, और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन है। इससे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई थी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम यहाँ से सर्किट डायग्राम से इसको समझा रहे हैं। तो सर्किट डायग्राम सबसे पहले देखते हैं क्या है कि यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, एक कांच की नलिका दिखाई गई है, एक निर्वात नलिका है, ये विसर्जन नलिका इसको कह सकते हैं। ये कांच की है, यहाँ से देख रहे हैं आप, ये विसर्जन नलिका है, ये कांच की नलिका कहलाती है, इसको विसर्जन नलिका कहते हैं। इसमें सी मीन्स कैथोड और ए मीन्स होता है एनोड। तो यहाँ पर कैथोड को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया गया है और एनोड को प्लस ए से रिप्रेजेंट किया गया है। ये प्रकाश सुग्राही धातु के बने होते हैं, कैथोड और एनोड, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वार्ट्ज की खिड़की है, ये वाली, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से क्वार्ट्ज की खिड़की है, ठीक है। और यहाँ से ये इस तरीके से ये क्वार्ट्ज की खिड़की है, और यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये फिल्टर कह सकते हैं, ये फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है। अब आगे देखें, कैथोड सी को यहाँ से एक वायर से लेते हुए यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, और एनोड को भी एक वायर से लेते हुए यहाँ से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर ये पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले पॉइंट्स, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इन पॉइंट्स को दिक् परिवर्तक कहते हैं। दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक को इंग्लिश में कम्यूटेटर कहते हैं। दिक् परिवर्तक को इंग्लिश में कम्यूटेटर कहते हैं, जो हमेशा डायरेक्शन चेंज करता है, धारा की दिशा को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। उसमें एक हैंडल सा होता है, ऐसे कर दें तो एक डायरेक्शन में धारा, और उसको ऐसे कर दें तो दूसरे डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये दिक् परिवर्तक कहलाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, ठीक है। आगे कम्यूटेटर के आगे देख रहे हैं आप, एक वायर लिया गया, वायर से यहाँ पर ये माइक्रो एमीटर लगा दिया गया, क्योंकि इस जो सर्किट में जो प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है वो बहुत ही अल्प होती है, बहुत ही अल्प, जिसको हम माइक्रो एमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो एमीटर के द्वारा मापते हैं। फिर आगे लेकर के यहाँ से देखें आप, ये सर्किट के समांतर क्रम में यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक वोल्टमीटर लगा दिया है, और ये एमीटर है, लेकिन कौन सा है, माइक्रो एमीटर है। और माइक्रो एमीटर को सर्किट के किस क्रम में लगाया गया है, यहाँ से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर को परपथ के किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ से एक एरो दिखाया गया है, और इस तरीके से ये ऐसे दिखाया गया है। तो यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया विभव विभाजक, पोटेंशियल डिवाइडर, विभव विभाजक है यहाँ पर। और विभव विभाजक से लास्ट में एक बैटरी लगा दी गई है, बैटरी को बी से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो बैटरी को बी से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको विभव विभाजक यहाँ पर कहते हैं, और ये बैटरी है। तो दोबारा एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर एक कांच की एक निर्वात नलिका है, जिसको विसर्जन नलिका भी कहते हैं। ये पूरी एक कांच की नलिका है, ये विसर्जन नलिका है। यहाँ पर देख रहे हैं क्वार्ट्ज की खिड़की है, ठीक है, ये विंडो है यहाँ पर, ऊपर देख रहे हैं आप, ठीक है, क्वार्ट्ज की खिड़की दिखाई गई है, और इसको फिल्टर यहाँ पर लगा दिया गया है। यहाँ सी मीन्स कैथोड है, जो नेगेटिव से है, और ए पॉजिटिव है, जिसको एनोड कहते हैं। और एनोड और कैथोड दोनों को यहाँ से किससे जोड़ा गया है, कम्यूटेटर से, दिक् परिवर्तक से। और दिक् परिवर्तक के आगे चल करके यहाँ पर एक परपथ के श्रेणी क्रम में अल्प धारा के मापन हेतु माइक्रो एमीटर को लगाया गया है, और ये इसके परपथ के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जोड़ दिया गया है। और यहाँ से एक एरो का साइन दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये है विभव विभाजक, पोटेंशियल डिवाइडर है। और लास्ट में जाकर के एक बैटरी लगा दी गई है, जिससे एक परपथ तैयार हो जाता है। इसके द्वारा हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन करेंगे। तो इस प्रयोग को
होलवास ने, लेनार्ड एवं मिलिकन ने इस प्रयोग को किया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। परिपथ व्यवस्था, परिपथ व्यवस्था में हमने लिख दिया यहाँ पर, वही चीज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। चित्र में विसर्जन नलिका में, ये विसर्जन नलिका है, पूरी ये विसर्जन नलिका दिखाई गई है, ट्यूब है। ठीक है, सी प्रकाश सुग्राही धातु, ये सी देख रहे हैं कैथोड है, और जो प्रकाश सुग्राही धातु है। प्लेट तथा ए फोटो इलेक्ट्रॉनों के इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रोड लगाया गया है। ये फोटो इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करता है एनोड, ठीक है, और कैथोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और एनोड इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए एनोड को भी लगाया गया है। एनोड पॉजिटिव है और क्या है, कैथोड नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाएंगे तो क्या क्या आएंगे, आकर्षण होगा, और आकर्षण होगा तो एनोड इसको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने अंदर इकट्ठा करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इकट्ठा करने के लिए लगाया गया है। इसका संबंध दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक मैंने बताया, ये दिक् परिवर्तक से, ठीक है, दिक् परिवर्तक, माइक्रो एमीटर, ये माइक्रो एमीटर लगा दिया गया, तथा वोल्ट मीटर V से जोड़कर बैटरी से जोड़ दिया गया है। V से जोड़ करके और विभव विभाजक द्वारा यहाँ से किससे जोड़ा गया है, बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, बैटरी B की सहायता से C व A के मध्य विभवांतर लगाया जाता है। ये बैटरी है ना ये वाली, तो इसकी सहायता से विभवांतर कहाँ लगाया जाता है, कैथोड C और एनोड A पर लगाया जाता है, के मध्य विभवांतर लगाया जाता है। माइक्रो एमीटर व वोल्टमीटर की सहायता से क्रमशः प्रकाश विद्युत धारा एवं ए व सी के मध्य विभवांतर मापा जाता है। तो माइक्रो एमीटर से, ये म्यू है, उसके द्वारा क्या मापते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। और ये वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा कैथोड और एनोड के बीच में क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर और जो प्रकाश विद्युत धारा के लिए माइक्रो एमीटर लगाया जाता है। को आवश्यकता अनुसार विभव विभाजक की सहायता से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, प्लेटों के बीच विभवांतर को आवश्यकता अनुसार विभव विभाजक की सहायता से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। चित्र में विसर्जन नलिका में सी प्रकाश सुग्राही धातु प्लेट तथा ए एनोड फोटो इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रोड लगा होता है। सी से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड इन इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। इनका संबंध दिक् परिवर्तक, माइक्रो एमीटर तथा वोल्ट मीटर से जोड़कर बैटरी से जोड़ दिया जाता है। बैटरी बी की सहायता से कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर लगाया जाता है। माइक्रो एमीटर से प्रकाश विद्युत धारा को और वोल्ट मीटर की सहायता से कैथोड और एनोड के बीच जो विभवांतर काम कर रहा है उसको नोट किया जाता है। तो यहाँ लिखा है सी व ए के मध्य विभवांतर लगाया जाता है। माइक्रो एमीटर व वोल्ट मीटर की सहायता से क्रमशः प्रकाश विद्युत धारा एवं ए व सी के मध्य विभवांतर मापा जा सकता है। प्लेटों के बीच विभवांतर को आवश्यकता अनुसार विभव विभाजक की सहायता से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो क्या रहा है कि ये कैथोड है और ये एनोड है। यहाँ से आपतित प्रकाश विकिरण डाला जा रहा है। देखो आपतित विकिरण है, यहाँ से आपतित विकिरण, ये उच्च आवृत्ति का प्रकाश यहाँ से डाला जा रहा है। किस पर डाला जा रहा है, कैथोड पर। और कैथोड से क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये आगे जो चलेंगे निर्वात नलिका में। ठीक है, जिसको विसर्जन नलिका कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विसर्जन नलिका में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये एनोड है। एनोड कैसा है, पॉजिटिव है। एनोड इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे और यहाँ पर एनोड इन इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करेगा तो यहाँ से दिक् परिवर्तक के द्वारा यहाँ पर माइक्रो एमीटर में रीडिंग आ जाएगी कि इस परिपथ में इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। और सी व ए के मध्य लगने वाला जो विभवांतर है उसका मापन कहाँ से हो जाएगा, वोल्ट मीटर से। क्योंकि विभवांतर कहाँ से लगाया जा रहा है, बैटरी के द्वारा, बैटरी के द्वारा विभवांतर लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस प्रवाहित होने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। दोबारा एक बार कर देता हूँ रिपीट। ये कैथोड, यहाँ पर एनोड, यहाँ से आपतित विकिरण, उच्च आवृत्ति का विकिरण डाला जा रहा है इस पर। इससे ये डायरेक्टली हीटेड होगा और हीटेड होने के बाद क्या होगा,
कि कैथोड सी से इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण होगा। ये इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे निर्वात नलिका में या विसर्जन नलिका कह सकते हैं, तो ये आगे चलेंगे और किधर चलेंगे, एनोड की तरफ, और एनोड इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप एक कम्यूटेटर लगा हुआ है, और आगे यहाँ पर माइक्रो एमीटर द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को के द्वारा जो परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है उसका यहाँ पर मापन करेगा माइक्रो एमीटर। और बैटरी द्वारा सी व ए के मध्य लगने वाला जो विभवांतर है उसका मापन कौन करेगा, वोल्टमीटर करेगा। ठीक है, तो ये स्थिति इसकी रहती है। अब दिक् परिवर्तक का कार्य, दिक् परिवर्तक देख रहे हैं, ये कम्यूटेटर का कार्य मैं लिख दिया यहाँ पर। दिक् परिवर्तक का कार्य प्लेटों पर विभव की ध्रुवणता धनात्मक या ऋणात्मक किया जा सकता है। मतलब ये है कि इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये एनोड हो जाएगा नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये घुमा देंगे तो कैथोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और एनोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब सी और ए की जो पोलैरिटी है, ध्रुवता है, उसको हम बदल सकते हैं। अगर हम चाहें तो सी को पॉजिटिव कर सकते हैं और ए को नेगेटिव कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो ए को पॉजिटिव और सी को नेगेटिव कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि दिक् परिवर्तक की सहायता से इनकी ध्रुवता को बदला जा सकता है। अब निष्कर्ष है, सबसे पहले है, पहला पॉइंट है प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। ये पहला पॉइंट है, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट को। प्रयोग का पहला पॉइंट है यहाँ पर नंबर 1, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है ये हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर y अक्ष पर तीव्रता ले रखी है और x को ले रखा है, विभव को हमने x अक्ष पर ले रखा है। तो इधर x डैश है, ये x है, ये y है। तो x डायरेक्शन में हमने क्या ले रखा है, पोटेंशियल विभव ले रखा है, और y पर क्या ले रखा है, तीव्रता ले रखी है। अब देखिए यहाँ से ये इस पॉइंट पर है जिसको हम निरोधी विभव भी कह सकते हैं। तो -v0 है, अगर x डैश की तरफ होगा तो -v0 होगा विभव। और यहाँ से देखिए विभव का मान, ये नियत आवृत्ति पर ये तीव्रता कितनी है, यहाँ पर I1, ये नियत आवृत्ति पर तीव्रता ये I1 ऐसा ग्राफ मिलता है। फिर आगे देखिए तीव्रता I2, फिर तीव्रता I2 बढ़ गई, ठीक है, फिर तीव्रता I3 है लास्ट में। तो यहाँ पर तीव्रता के मान बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आवृत्ति क्या है, नियत आवृत्ति है, और ये -v0 इसका विभव है। तो तीव्रता तो ये रही और विभव ये रहा, ठीक है। तो विभव यहाँ पर v0 है और नियत आवृत्ति पर विभव v0 पर जो तीव्रताओं के मान है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर I3 का मान सबसे ज्यादा, I2 का मान उससे कम है, और I1 का मान सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने I3 ग्रेटर देन किससे है, I2 से, और ग्रेटर देन I1 से। तो I3 का मान सबसे ज्यादा, I2 का मान उससे कम है, और I1 का मान सबसे कम है। तो यहाँ से देखें मैं लिखा है प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ संतृप्त धारा में भी वृद्धि होती है। प्रकाश की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ती है तो उसके संतृप्त धारा, सैचुरेशन जो करंट है, उसके मान में भी वृद्धि होती है। तो प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ संतृप्त धारा में भी वृद्धि होती है। ग्राफ में नियत आवृत्ति पर I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 से तीव्रता में वृद्धि के साथ संतृप्त धारा में वृद्धि हो रही है, जो नीचे वाले ग्राफ में दिखा रहे हैं। तीव्रता बढ़ने पर कैथोड से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एवं एनोड्स पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। कहने का मतलब है यदि तीव्रता ज्यादा होगी तो कैथोड सी से जो निर्वात नलिका है उसमें कैथोड सी से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि, और वहां पर एनोड में पहुंचने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या में वृद्धि होगी, जिससे धारा का मान बढ़ेगा। कहने का मतलब है कैथोड से जितने इलेक्ट्रॉन निकल करके एनोड पर पहुंचेंगे और एनोड उनको एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पर संतृप्त धारा के मान में भी वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों उत्सर्जित होने वाले, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है संतृप्त धारा। तो यहाँ लिखा है संतृप्त धारा में वृद्धि हो रही है। तीव्रता बढ़ने पर कैथोड से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एवं एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जिससे धारा का मान बढ़ता है, ठीक है। अतः आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर संतृप्त धारा रेखीय रूप से बढ़ती है, मतलब समानुपाती होते हैं एक दूसरे के। तो तीव्रता समानुपाती, यहाँ पर इससे पूरा निष्कर्ष क्या निकला कि तीव्रता किसके समानुपाती हो गई, संतृप्त धारा के। तीव्रता बढ़ेगी तो उसी अनुपात में संतृप्त धारा भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया है, देखिए एक्स डायरेक्शन में हमने क्या ले रखी है, तीव्रता इंटेंसिटी,
और सैचुरेशन करंट संतृप्त धारा हमने कौन सी अक्ष पर ले रखी है, वाई पर। तो वाई पर तो संतृप्त धारा और एक्स अक्ष पर क्या तीव्रता है, तो दोनों समानुपाती हैं। तो तीव्रता बढ़ने पर संतृप्त धारा भी रेखीय रूप से यहाँ से बढ़ रही है। तो समानुपाती के रूप में कैसे आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, एक सीधी रेखा आ रही है रेखीय रूप से, ठीक है, बढ़ रही है। अब पॉइंट नंबर 2 है प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव। पहले यहाँ पर किसका प्रभाव था, तीव्रता का, अब किसका आ गया, आवृत्ति का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, वो देखिए। आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी निरोधी विभव उतना ही अधिक प्राप्त होगा। कहने का मतलब है जितनी हम तीव्रता डालेंगे उस पर आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी उतना निरोधी विभव का मान अधिक होगा। तो गिरने वाली जो आवृत्ति बढ़ेगी तो उसका विभव भी बढ़ेगा। कौन सा विभव, निरोधी विभव। निरोधी विभव उतना ही अधिक होगा। तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे ज्यादा उत्सर्जित होंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन संतृप्त धारा का मान उतना ही प्राप्त होगा, अर्थात नियत रहेगी। संतृप्त धारा क्या रहेगी, नियत रहेगी। दोबारा सुनना एक बार कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी निरोधी विभव उतना ही अधिक प्राप्त होगा। तथा प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, लेकिन संतृप्त धारा का मान उतना ही प्राप्त होगा, अर्थात नियत रहेगा। संतृप्त धारा उतनी रहेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अतः आवृत्ति समानुपाती निरोधी विभव। तो देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष हो गया और ये एक्स डैश हो गया, यहाँ पर वाई हो गया। इस पर मैंने एनोड लिया है, एनोड पर बी पोटेंशियल ले रखा है। यहाँ पर देखें V01 V02 ऐसे कह सकते हैं, V01 V02 और V03, V01 V02 और V03। यहाँ से देखिए ये देखिए इस तरीके से यहाँ से, तो सैचुरेशन करंट है। सैचुरेशन करंट यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये इस तरीके से। तो निरोधी विभव के मान को यहाँ पर दिखाया गया, ऊपर निरोधी विभव है, ये एनोड पर वोल्टेज है, ठीक है, और V01 V02 और V03 इधर देख रहे हैं। यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में ये वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जाकर के एक ही पॉइंट पर मिल रही है, यहाँ पर एक ही पॉइंट पर मिल रहा है और एक ही पॉइंट पर मिल रहा है। अब आगे देखें, दो धातुओं में ग्राफ खींच रहे हैं हम, तो दो धातुओं में ग्राफ देखिए। यहाँ पर ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष पर हमने आवृत्ति ले रखी है और वाई अक्ष पर हमने V0 ले रखा है। तो धातु ए के लिए ये है और धातु बी के लिए ये है। तो V0 1 हो गया, V0 ए और V0 बी, ठीक है। तो आवृत्ति बढ़ रही है, यहाँ से देखिए, तो धातु के लिए आवृत्ति बढ़ रही है, यहाँ पर इसकी आवृत्ति कम है और इसकी आवृत्ति अधिक है। तो दूसरी धातु की आवृत्ति अधिक दिखाई गई है और पहली धातु की आवृत्ति कम दिखाई गई है। ये जो पॉइंट्स आपको पढ़ाए गए, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड और पॉइंट नंबर ये थर्ड है, तीसरा, इनमें से ये थ्योरी बहुत ही कम पूछी जाती है। थ्योरी तो आती नहीं है बोर्ड में, ये केवल ग्राफ ही होते हैं, ग्राफ में से ही कोई क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है हालांकि, और भी जो पीछे मैंने पढ़ाए इससे पहले जो टॉपिक्स पढ़ाए वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ज्यादातर इसमें ग्राफ ही पूछ लेता है, तो ग्राफ आपको ज्यादातर याद रखने हैं, फिर कैसे ग्राफ बनेगा, किस किस में ग्राफ क्या है, तो ये पॉइंट्सों के ग्राफ, ठीक है ना। थ्योरी तो इतनी हमने लिख दी है थ्योरी, लेकिन थ्योरी उसमें बोर्ड में नहीं आती है अधिकतर, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ग्राफ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर भी यहाँ लिखते हुए एक्सप्लेनेशन कर ही देते हैं। प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू व तीव्रता को निश्चित रखते हुए क्या निश्चित कर दिया, आवृत्ति न्यू और तीव्रता आई को निश्चित रखते हुए प्लेट सी पर प्रकाश आपतित किया जाता है। किस पर प्रकाश डाला गया था, वहां पर प्लेट सी पर डाला गया था। तो प्रारंभ में एनोड शून्य विभव पर होने के कारण प्लेट सी से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाते। एनोड जो है किस पर है, शून्य विभव पर है, जिससे प्लेट सी से निकलने वाले, कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाते स्टार्टिंग में। इनमें से अधिकांशतः इलेक्ट्रॉन कैथोड के निकटवर्ती अंतराकाशी आवेश का निर्माण करते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, एक आवेश का निर्माण होता है, उस आवेश को कहते हैं अंतराकाशी आवेश। इधर साइड में देख रहे हैं एनोड है और इधर साइड में क्या, कैथोड। यहाँ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे कैथोड से और कहाँ चलने चाहिए, वो एनोड की तरफ। लेकिन वो क्या है कि वहां पर शून्य विभव है, इस पर है एनोड पर। एनोड पर प्रारंभ में शून्य विभव होने के कारण कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाते।
इनमें से अधिकांशतः इलेक्ट्रॉन कैथोड के निकटवर्ती अंतराकाशीय आवेश का निर्माण करते हैं, जिससे बहुत कम इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच पाते हैं। जो अंतराकाशीय आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने से रोकता है। ऐसा आवेश होता है जो एनोड पर इलेक्ट्रॉनों को जाने से रोकता है। उस अंतराकाशीय आवेश के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन कहां पर नहीं पहुंच पाते, एनोड पर बहुत ही कम पहुंच पाते हैं। पहुंचते तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, जिससे बहुत कम इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण अल्पमान की प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है और परपथ में बहुत ही कम धारा बहती है। अब हम क्या करें आगे। अब पहले एनोड किस पर था, शून्य विभव पर, और एनोड को कुछ पॉजिटिव विभव दिया जाता है। अब हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया किसको, एनोड को हमने विभव दे दिया, जिससे अंतराकाशीय आवेश के मान में क्या हो जाती है, कमी। अंतराकाशीय आवेश का मान घट जाता है, और अंतराकाशीय आवेश का मान घटेगा तो एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि अंतराकाशीय आवेश कैथोड से एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, रोकने का कार्य करता है, जिससे अंतराकाशीय आवेश के मान में कमी आ जाती है। प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच जाते हैं। और यदि विभव को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, विभव को और बढ़ाया जाए तो अंतराकाशीय आवेश का मान धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। और यदि विभव को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अंतराकाशीय आवेश का प्रभाव क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है, और कैथोड सी से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं और परपथ में धारा नियत हो जाती है। इस धारा को क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। ये ग्राफ दिखाया गया है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम आवृत्ति, उच्च आवृत्ति का प्रकाश किस पर डाल रहे हैं, कैथोड पर, और कैथोड पर प्रकाश तो डाल दिया हमने, लेकिन एनोड कहां पर है, शून्य विभव पर। तो एनोड शून्य विभव पर है तो कैथोड और एनोड के जो क्षेत्र है उसमें क्या है, एक आवेश उत्पन्न होगा, जिस आवेश को क्या कहेंगे, अंतराकाशीय आवेश कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय आवेश के प्रभाव के कारण वहां पर एनोड पर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते, ठीक है, और बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, जिससे अल्पमान की प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब क्या हुआ कि हमने एनोड को पॉजिटिव विभव दे दिया, और एनोड को पॉजिटिव विभव देने से अंतराकाशीय आवेश के मान में क्या आ गई, कमी आ गई, जिससे अधिक मात्रा में क्या पहुंच गए, एनोड पर इलेक्ट्रॉन। कहां से निकले थे, कैथोड से, ठीक है। अब हम धीरे धीरे विभव के मान को और को बढ़ाएंगे, और विभव का मान और बढ़ेगा तो एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, और अंतराकाशीय आवेश क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, और कैथोड सी से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं और परपथ में धारा नियत हो जाती है। इस धारा को संतृप्त धारा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें, एक्स अक्ष ये रही और एक्स डैश ये रही और वाई ये रही, तो इस पर क्या है, प्रकाश विद्युत धारा है वाई अक्ष पर, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए माइनस बी नोट है, तो ए पॉइंट से देखिए धारा जा रही है यहाँ से, तो धारा इस जगह पर जाकर के क्या हो गई, संतृप्त हो गई। बी और सी पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सैचुरेशन करंट प्राप्त होगा। ये नियत आवृत्ति न्यू है व तीव्रता आई है। अब हमने आगे लिखा है, इसके विपरीत चल रहा है। इसके विपरीत प्लेट ए को ऋण विभव दिया जाता है। पहले क्या दिया हमने, पॉजिटिव, अब हमने उसको नेगेटिव दे दिया। तो प्लेट ए द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन पुनः कैथोड सी पर पहुंच जाते हैं। अब कैथोड कैसा हो गया, बताइए, कैथोड कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। किससे किया हमने, कम्यूटेटर से ऐसे घुमा करके ध्रुवता बदल दी। एनोड कैसा हो गया, नेगेटिव, कैथोड कैसा हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये लिखा है कि इसके विपरीत जब प्लेट ए को ऋण विभव दिया जाता है तो प्लेट ए द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन पुनः कैथोड सी पर लौट जाते हैं, कैथोड सी पर लौट गए, क्योंकि कैथोड कैसा है, पॉजिटिव, एनोड कैसा है, नेगेटिव, तो वही के लौट गए, तथा धारा के मान में कमी आ जाती है। अब धारा बढ़ेगी नहीं, एनोड ए पर ऋण विभव बढ़ने पर धारा का मान तेजी से घटने लगता है। एनोड का मान, अगर एनोड पर ऋण विभव का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटेगा, और सभी इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे, कैथोड पर पहुंच जाएंगे। इसे नेगेटिव विभव को मंदक विभव कहते हैं, क्योंकि धारा के मान में कमी हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, धारा का मान घट रहा है तो मंदक, रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है उसमें, ठीक है, तो उसको मंदक विभव कहते हैं। इस पॉइंट से अंतक विभव या निरोधी विभव की परिभाषा निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ से इस डेफिनेशन को लिखते हैं, और ये डेफिनेशन 1 नंबर में कभी पूछ ली जाती है। तो देखिए, ऋण विभव के एक निश्चित मान पर प्रकाश विद्युत धारा का मान घटकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है।
ऋण विभव के एक निश्चित मान पर प्रकाश विद्युत धारा का मान घटकर शून्य हो जाता है। अंतक विभव या निरोधी विभव V नॉट कहलाता है। यदि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग V मैक्सिमम हो तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर eV नॉट, ये एक सूत्र बनता है। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। ऋण विभव के एक निश्चित मान पर प्रकाश विद्युत धारा का मान घटकर शून्य हो जाता है। अंतक विभव या निरोधी विभव कहलाता है। इसे V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये सिंबल है V नॉट। यदि धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग V मैक्सिमम हो तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर eV नॉट। ठीक है, ये होगी। और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। और इस चैप्टर में मेन जो टॉपिक है वो पीछे वाले टॉपिक हैं। अब जो आज हमने टॉपिक आपको लिया है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन, ये इसमें से केवल ग्राफ वाले टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं। ग्राफ में से कभी कभी ग्राफ ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं पूछा गया। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ग्राफ को ज्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, थ्योरी इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ग्राफ ज्यादा आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ठीक है, या फिर ग्राफ से संबंधित कोई चीज पूछ लेता है कि इसमें ग्राफ बनाइए, तो वो पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर ये डेफिनेशन है, ऐसी कुछ एक आध पॉइंट पूछता है बोर्ड में। वैसे तो पीछे जो टॉपिक आपको पढ़ा दिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। दैट्स ऑल।